पार्टी ऑफिस में आप आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को, पूरे देशवासियों को सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के ये 10 दिन देश के लिए और जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए अच्छे हों। आज आप लोगों को इसलिए यहाँ पे बुलाया गया और आप लोग अपना टाइम निकाल के आए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। कुछ दिन पहले उमर साहब जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने कामों को छुपाने के लिए हमेशा वो आगे पीछे उंगली उठाते हैं। जुडिशरी के ऊपर बात की गई कि जुडिशरी को प्रेशराइज किया जाता है, कभी उधर की बात की जाती है, कभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाई जाती है। और आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ से जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इसको लेके मेरे साथ स्टेट के स्पोक्स पर्सन जोरावर सिंह जवाल साहब भी हैं, साथ में स्टेट के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट प्रमोद सेठ जी भी हैं। आज यहाँ से हम सरकार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बताना चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के इश्यूज के ऊपर काम कीजिए, अपने उस मैनिफेस्टो पे काम कीजिए जो आप लोगों को गुमराह करके आप सरकार में आए हो। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बार बार टिप्पणी करने की जो आपकी एक आदत है, उसको आप छोड़ दो। हमेशा भारतीय जनता पार्टी को इशारा बनाया जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जो हमेशा देश के हित के लिए बात करती है, देश की मजबूती के लिए बात करती है। और ऐसे परिवार के ऊपर उंगली उठाना अच्छा नहीं लगता, और फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि हम इसका जवाब दें, वरना कुछ बातों का तो हम जवाब देना भी ठीक नहीं समझते। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिनके शेख अब्दुल्ला साहब, उमर साहब के ग्रैंडफादर, जिनकी बहुत अच्छे रिलेशन है जवाहरलाल नेहरू साहब के साथ, लेकिन जब शेख अब्दुल्ला साहब ने एंटी नेशनल एक्टिविटीज स्टार्ट की तो जवाहरलाल नेहरू साहब उस टाइम पे मजबूर हो गए उनको जेल के अंदर डालने के लिए। ये वक्त भी वो अपना याद रखें। ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिनके बड़े बड़े लीडर्स असेंबली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने हजारों कश्मीरियों के बच्चों की कुर्बानी दे के सरकारें बनाई। आज कश्मीर के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा ऐसी कब्रें हैं जिनका कोई पता नहीं है किनकी हैं। माँ बाप को नहीं पता कि किस कब्रिस्तान में उनका बेटा दफनाया हुआ है, बहनों को ये नहीं पता कि किस कब्रिस्तान में उनके पति को दफनाया हुआ है। ऐसे हथकंडे अपना के, ऐसे हालात खराब करके ये लोग हमेशा सरकार बनाते रहे। ये अपने गिरेबान में झांके, अपने अंदरूनी मामलों को देखें कि हमेशा पावर में आने के लिए कश्मीर की रीजनल पार्टीज ने क्या क्या कुछ किया। उसमें पीडीपी भी कहीं बची हुई नहीं है। हमेशा जब भी बाहर जाते हैं तो इनको पाकिस्तान की तारीफ याद आती है, पाकिस्तान का प्यार याद आता है। इन लोगों को उन लोगों से हमदर्दी होती है कि जिनको जेलों के अंदर डाला गया है, ऐसी एक्टिविटीज के साथ कि जिन्होंने खुद कबूल किया कि हमने कत्ल-ओ-गारत की, चाहे उसमें पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। और कांग्रेस भी कहीं बची हुई नहीं है इन हरकतों से। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने उन लोगों को रेड कार्पेट के ऊपर वेलकम किया। भारत देश में उनके जमाने में जब बाहर से डेलीगेशंस आते थे, उन एंटी नेशनल एलिमेंट्स को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता था, उन मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए बुलाया जाता था, उनको फॉरेन में डेलीगेशंस में मीटिंग्स अटेंड करने के लिए भेजा जाता था डेलीगेट्स के साथ। ये वो कांग्रेस पार्टी है। ये ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। यूपीए सरकार की अगर बातें की जाए तो पुरानी बातें नहीं है। हाल ही में जब इनकी सरकारें चलती थी तो ये वाले काम ये लोग करते थे। और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, इनका जो एक चोली दामन का साथ था ये हमेशा रहा है कि कैसे अपने परिवार को आगे लेके जाना है, कैसे जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बेनिफिट के लिए एक आम कश्मीरी के बारे में कभी नहीं सोचा।
लेकिन दुख इस बात का आता है कि कश्मीरी के लोग, कश्मीर के नौजवान जो सियासत में हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, उनको अपना फ्यूचर कभी भी आगे नजर नहीं आता। वो समझते हैं कि डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला के साहब के बाद उमर साहब आए थे और उमर साहब के बाद अब आगे कौन आने वाला है उनको भी वो आजकल देख रहे हैं। ये बदकिस्मती है कश्मीर के युवा की, कश्मीर के उन बच्चों की जिन्होंने सियासत में कदम तो रखा है, कश्मीर की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं दिलो जान से, लेकिन उनको आगे अंधेरा नजर आता है इन परिवारों की वजह से, क्योंकि ये परिवार हमेशा अपने लिए ही सोचते हैं, अपने परिवार के लिए ही सोचते हैं, अपने करीबियों के लिए सोचते हैं। इसलिए उमर साहब को इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि जब दूसरे के ऊपर आप उंगली उठाओगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठेंगी। इस चीज़ को उनको समझना चाहिए। मैं आगे की बात प्रमुख जी से कहूँगा कि वो रखेंगे। एनसी का दोहरा चाल, चेहरा और चरित्र आज हम यहाँ पे एक्सपोज करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। बड़े बड़े वादे किए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, पर जब आप आज की डेट में ग्राउंड में काम करने की बारी आई तो बहानेबाजी मारने शुरू हो जाते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। सब कुछ आपके हाथ में है, आप मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, बट आप काम करना चाहते नहीं हैं। आपके पास खाली बहानेबाजी है और आप इश्यूज को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। आपका परसों का बयान जिसमें आपने कहा है कि जुडिशरी पे एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, उमर जी ये काम आपकी एनसी करती है। जो जुडिशरी पे प्रेशर बनाने की बात कर रही है, जुडिशरी हमारे देश की आज इंडिपेंडेंट है और भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चलती है। तो क्या आप भारत के संविधान पे उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं? आप भारत की जुडिशरी पे उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जब 370 और 35A को एब्रीगेट किया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुए, तब भी उन्होंने एक प्रेशर बनाने की कोशिश की, झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत के संविधान के अंदर और भारत की जुडिशरी ने उनको बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। जो सच्चाई थी, सच्चाई की जीत हुई। और आज हम देखते हैं कि यासीन मलिक के केस में, जो आतंकवाद में ग्रस्त था, जिसने किडनैपिंग की, जिसने हत्याएं की, हमारे जो एयरफोर्स के ऑफिसर उनकी भी हत्याएं की, और उसने कोर्ट में खुद वहां पे कबूल किया कि हाँ मैं इन्वॉल्व था, और कोर्ट ने उसको सजा सुनाई, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, जिसके खिलाफ एनआईए आज हाई कोर्ट गई है दिल्ली के, और वो डिमांड कर रही है 10 पेनल्टी की। लेकिन उमर अब्दुल्ला को इसमें पॉलिटिक्स नजर आ रही है, कोर्ट के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला सरकार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कि ये झूठा जो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं ये नहीं कीजिए। हमारे देश की जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली काम करती है, भारत के संविधान के अकॉर्डिंगली काम करती है, और आपका ये प्रेशर नहीं चलेगा। लेकिन बात एक और आती है इसमें कि उमर अब्दुल्ला साहब तो मानते ही नहीं संविधान को, वो तो संविधान के खिलाफ काम करते हैं। उनकी ये बातें कहना जुडिशरी को लेकर बड़ी शर्मनाक है। हम इसकी कंडेम करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, और उनको देश से और जुडिशरी से माफी मांगनी चाहिए। जो उन्होंने कहा है कि प्रेशराइज करने की बात की है, हमारे देश की जुडिशरी कभी भी प्रेशराइज नहीं हो सकती, इंडिपेंडेंटली काम करती है। शर्म आनी चाहिए एनसी को और उमर अब्दुल्ला सरकार को कि जो उन्होंने बोला है। एक मैं पॉइंट इसमें और ऐड करूंगा, आपने कल का स्टेटमेंट सुना होगा जो कांग्रेस के इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के, और कांग्रेस एनसी सरकार की पार्टनर है, उन्होंने ही अपने मुख्यमंत्री पे उंगली उठाई है कि आप बहानेबाजी करना बंद कीजिए और काम कीजिए। उनके अपने पार्टनर ही आज एनसी पे उंगली उठा रहे हैं कि हाँ कि हमारी जो इनकी सरकार है, जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, उसको उमर अब्दुल्ला हेड करते हैं, वो काम नहीं कर रही है। उमर जी काम करने में ध्यान कीजिए और ये बहानेबाजी बंद कीजिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई जोरावर जी से कि इसको आगे थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम जैसे कि आज पहला नवरात्रा है, तो आज सभी देशवासियों को, सभी भारतवासियों को और जम्मू कश्मीर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और माता रानी करे कि पूरे देश में और हमारे जम्मू कश्मीर में जिस तरह आपदा पीछे रही है, तो माता रानी इससे हमें दूर रखे और सभी को शुभ आशीर्वाद दे। आज के इस मुद्दे पे जैसे बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मौजूदा जम्मू कश्मीर की सरकार, जिसकी सरपरस्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, लेकिन अपने जो जिम्मेवारी, जो उनकी जिम्मेवारी बनती है,
उससे कहीं ना कहीं वो शिरक कर रहे हैं, उससे हटके, ताकि लोगों का, आम आवाम का ध्यान जो है वो दूसरी तरफ भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को और खासकर फ्लड इफेक्टेड, रेन इफेक्टेड लोगों में है, चाहे वो जम्मू में हो, श्रीनगर में हो, पहाड़ों में हो, तो मुझे लग रहा है कि वो एक सियासी पैंतरा खेल रहे हैं, जिसको एक्सपोज करना भाजपा को लगा कि बहुत जरूरी है। 2-3 इश्यूज, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, वो उंगलियां तो उठा रहे हैं, लेकिन अपना इतिहास कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और भारतवासी और खासकर नई जनरेशन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस इतिहास पे कहीं ना कहीं पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। एवर सिंस इट्स इंसेप्शन, अगर हम बात करें, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस बनती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, जो कि अब के मुख्यमंत्री के जो हैं वो दादाश्री, और अगर मैं सबको और खासकर नई पीढ़ी को याद कराऊं, और उमर साहब आपको याद कराऊं, आप एंटी नेशनल होने की बात करते हैं कि भाजपा ऐसी है, भाजपा ये कर रही है। जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का किरदार और इतिहास भी आज एक बार फिर सुन लीजिए। और 1952-53 में जनसंघ और जम्मू की हर राष्ट्रवादी सोच रखने वाले लोगों ने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था, जब ये एक मांग रही थी, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान। और उस वक्त इतनी बड़ी मूवमेंट हुई कि जम्मू में बर्बरता क्या होती है, टेयर गैस क्या होती है, लाठीचार्ज क्या होता है, वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार ने दिखाया। लेकिन जम्मू के लोग और राष्ट्रवादी लोग पीछे नहीं हटे, और अल्टीमेटली मजबूर कर दिया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की उस समय की सरकार को कि 9 अगस्त 1953 और इलाका सीमावर्ती आरसपुरा, जहां पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब इतना बौखला गए कि उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी दी कि ऐसा लगा कि वो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं कि उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जग जाहिर है कि बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन पूरे देश में आक्रोश और रोष था। उस रोष और आक्रोश में को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी कहीं ना कहीं सरेंडर करना पड़ा, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को एज पर द लॉ, जिस लॉ की आज उनके पोते उमर अब्दुल्ला दुहाई दे रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि जुडिशरी को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल बता दे उमर अब्दुल्ला, कहां पे हमारे संविधान के द्वारा जो रचा गया एक तीसरा स्तंभ जिसको माना जाता है हमारे न्यायालय, कहां पे वहां पे प्रेशराइज हुए। रादर आप एक फॉल्स नरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो ड्रेडेड टेररिस्ट लाइक यासीन मलिक हो, जिनके ऊपर कई बेगुनाहों के कत्ल के जो इल्जाम हैं वो लगे हैं। और आज अब आप अपनी राजनीतिक बिसात कश्मीर में बचाने के लिए ये खेल खेल रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और तो और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के बाद ठीक कहा कि जब 1988-89 में यहां पर उग्रवाद का दौर शुरू हुआ तो फारूक साहब तब विदेश की यात्रा पे चले गए और कई साल विदेश में रहे। तो कुल मिला के ये तो कश्मीरियों के भी ये पार्टी सगी नहीं। कितना खून बहा कश्मीर के अंदर, आज ये सेवियर ऑफ कश्मीर बनने की कोशिश कर रहे हैं। सेवियर ऑफ कश्मीर हमेशा अगर रहा तो हमारी सशक्त जो सुरक्षा बल के कर्मचारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जांबाज जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही हैं, अगर वो ना होते, आर्मी ना होती, पैरामिलिट्री फोर्सेस ना होते, तो कश्मीर आज जल चुका होता। जनाब, आप अब अपने पे आइए। आप पहली बार बतौरे मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के नहीं आए हैं। आपके पिछले कार्यकाल के भी अगर आपका मंशूर देखें, आपका विजन डॉक्यूमेंट देखें, आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो देखें, तो आज भी कई ऐसी सीरीज ऑफ बातें हैं जो आपने पिछले कार्यकाल में भी पूरी नहीं की, और आज भी आप अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हट रहे हैं। हर डिपार्टमेंट आपके पास है, आपके पास आज के वक्त में सिर्फ 2 मुद्दे हैं। एक, सेंटर के और दुहाई देना और पैकेजेस की बात करनी, और दूसरा अपनी जिम्मेवारियों से हटने के लिए जो आए दिन जो मुद्दे होते हैं उसको डाइवर्ट करने की अगर बात करें तो आप वो कर रहे हैं।
अगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको किसने रोका? कौन सा विभाग आपके पास नहीं है? एक लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के टूरिज्म आपके पास है, पीएचई फ्लड कंट्रोल आपके पास है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन आपके पास है, रेवेन्यू आपके पास है, स्कूल एजुकेशन आपके पास है, फाइनेंस आपके पास है, प्लानिंग आपके पास है। कितने हम डिपार्टमेंट्स गिनाए जनाब जो आपके पास नहीं है? आखिर पिछले 10 महीने की किसी एक डिपार्टमेंट की भी आप रिपोर्ट दे दीजिए जो आपने लोगों के लिए कुछ ऐसा किया हो। और आज आके आप बात अपनी जिम्मेवारियों से, जहां पे आप एक्सपोज हो चुके हैं, आपका टोटल फेलियर हो चुका है। आपके खुद के अलायंस पार्टनर, एक तरफ आप बात करते हो इंडी ब्लॉक में आप अलायंस में हो, जम्मू कश्मीर के सरकार में कांग्रेस आपकी पार्टनर है, और वही कांग्रेस अब आपकी भी खिल्ली उठा रही है कि आप कैसे कह सकते हो कि यू आर ए हेल्पलेस चीफ मिनिस्टर। कुल मिला के यही हमारा कहना है कि जम्मू कश्मीर की जनता को और ज्यादा बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, काम कीजिए, ग्रास रूट लेवल पे काम कीजिए, और अपनी प्रायोरिटीज जो है वो पब्लिक कीजिए, ताकि पब्लिक को पता लगे कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है और कितने कम समय में और कितनी टाइमली आप जो है लोगों के मसले जो है हल कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा एक सवाल है कि आप कहते हैं एक विधान एक संविधान,